हाय दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज से हम लोग शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण शुरू करने से पहले क्यों ना हम लोग जान लेते हैं कि भाषा क्या है। भाषा क्या है? भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, इसका क्या अर्थ है, या किसका माध्यम होता है, इसके अवयव क्या है, या किस प्रकार से संप्रेषण को पूर्ण करता है, और हम इसे किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, और कामता प्रसाद गुरु जी ने इसे किस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है और उसे क्या कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है। भारत में भाषा के कितने रूप विद्यमान हैं, ये सब जान लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही जान चुके हैं कि भैया आज हम लोग शुरू करने जा रहे थे हिंदी व्याकरण, लेकिन आज हिंदी व्याकरण जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाषा क्या है। भाषा शब्द की उत्पत्ति की बात किया जाए तो भैया भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष्य धातु से हुई है। किससे हुई है? भाष्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। क्या अर्थ होता है? बोलना या कहना होता है। और यह अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। किसका माध्यम होता है? अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। यह ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ भाषा के अवयव हैं। भाषा के अवयव क्या हैं? तो भैया ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ जो होते हैं भाषा के अवयव हैं। हम लोग ध्वनि अथवा वर्ण तथा शब्दों के रूप में ही संप्रेषण को पूर्ण करते हैं। किसके द्वारा? ध्वनि या वर्ण अथवा शब्दों के रूप में ही संप्रेषण को पूर्ण कर सकते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में शब्दों का अर्थ जो होता है मूल रूप से संप्रेष होता है। क्या होता है? संप्रेष होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं अभिव्यक्ति, संप्रेषण और अर्थ भाषा के व्यक्त रूप हैं। क्या क्या है? अभिव्यक्ति, संप्रेषण और अर्थ भाषा के व्यक्त रूप हैं। और हम इसे किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो हम इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं भैया, भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों और संवेदनाओं को संप्रेषित करते हैं। ठीक है दोस्तों, या कर सकते हैं। किसके द्वारा? मतलब भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों और संवेदनाओं को संप्रेषित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब कामता प्रसाद गुरु जी ने इसे किस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है? तो कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा है, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भलीभांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचारों को भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। मस्त बताएं उन्होंने। क्या बताया कि भैया भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भलीभांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचारों को भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। मस्त ही बताएं। और यह जो होता है भाषा, जो यह होता है ना, भाषा का यह रूप जो हमारा होता है, भाषा का यह रूप जो है उच्चारण या लिपि के माध्यम से संप्रेषित होती है। किसके द्वारा? उच्चारण या लिपि के माध्यम से संप्रेषित होती है। ठीक है दोस्तों। उच्चारण की बात किया जाए तो उच्चारण हमारा ध्वनि संकेत होता है। क्या होता है? उच्चारण हमारा ध्वनि संकेत होता है जो शारीरिक अवयवों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? जो शारीरिक अवयवों के माध्यम से। अब शारीरिक अवयव क्या हो भैया? वही होता है कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। कौन कौन से हैं? कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, यही हमारे शारीरिक अवयव। इसी के माध्यम से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब लिपि की बात किया जाए तो लिपि वह ध्वनि संकेत है जिसके द्वारा भाषा का प्रसार तथा संरक्षण संभव है। ठीक है दोस्तों। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि भैया देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि में लिखी गई। जबकि हमारी यूरोपीय भाषाओं की बात किया जाए तो भैया यूरोपीय भाषाओं की जो लिपि है रोमन या ग्रीक लिपि में लिखी गई। किस रूप में लिखी गई है? रोमन अथवा ग्रीक लिपि में लिखी गई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जिस प्रकार वाक्य शब्दों से रूप को ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार भाषा हमारा जो है वाक्य से स्वरूप को ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों। वाक्य जो हमारा होता है, वाक्य वह शब्द, ध्वनि तथा अर्थ द्वारा भाषा के भाषिक स्वरूप को सामने लाने का कार्य करता है। इसमें हमारा जो ध्वनि दिया है, ध्वनि जो हमारी होती है, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भैया ध्वनि है। इसे हम वर्ड भी कहते हैं। अब वर्ड क्या है? वर्ड को हम परिभाषित कर सकते हैं। वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड संभव नहीं है। अब बात किया जाए भारत में भाषा के कितने रूप विद्यमान हैं? भारत में भाषा के भाई साहब ना 3 रूप विद्यमान हैं। कौन कौन से? क्षेत्रीय बोलियां, परिनिष्ठित भाषा तथा राष्ट्रभाषा। नंबर 1 दिया हमारा क्षेत्रीय बोलियां।
नंबर 2 परिनिष्ठित भाषा और नंबर 3 राष्ट्रभाषा दिया है। तो इसमें फर्स्ट की बात किया जाए तो जो क्षेत्रीय बोलियाँ जैसे शब्द से ही पता चलता है कि क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियाँ हैं, जो हम जैसे अपने घरों में प्रयोग करते हैं, अपने मित्र दोस्तों के साथ जो भाषा का प्रयोग करते हैं, समूहों या घरों में जो भाषा बोली जाती है वही हमारी क्षेत्रीय बोलियाँ हैं। जिस प्रकार से जैसे हमारे कहाँ पूर्व की ओर चले जाओ तो वहाँ बोलते हैं खैली, पीली, मजली, धोइली, यहाँ जो भोजपुरी में बोलते हैं ना, इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? क्षेत्रीय बोलियों को परिभाषित कर सकते हैं हम लोग, भाषा के जिस रूप का प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है। मतलब भाषा के जिस रूप का प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्षेत्रीय बोलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय बोलियां कहते हैं। किसे कहते हैं? भाषा के जिस रूप का प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करते हैं वही हमारी क्षेत्रीय बोलियां हैं। भारत में जो बोलियां हैं 436 बोलियां हैं। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में कितनी बोलियां बोली जाती हैं, तो आपको जब पता होगा तो लगा सकते हैं 436 बोलियां बोली जाती हैं। अब नंबर 2 की बात की जाए, परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा क्या है? जो यही क्षेत्रीय बोलियों का ही रूप होता है। क्षेत्रीय बोली जब हमारा व्याकरणीय ढांचे में डल जाती है, मतलब जो इसमें क्षेत्रीय बोली क्या थी? खैली, पीली, मजली, धोली, इसमें जैसे पूर्व में बोलते थे, ठीक। अब जब हम इसमें परिनिष्ठित क्या व्याकरणीय ढांचे में ढल कर क्या, जैसे क्या आपने खाना खाया, क्या आपने पानी पिया, इस रूप में जब ग्रहण कर लेती है तो यह हमारा परिनिष्ठित भाषा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? कह सकते हैं जब कोई बोली या भाषा व्याकरणीय ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है। ठीक है दोस्तों, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणीय ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो इसे परिनिष्ठित भाषा का दर्जा मिलता है। ठीक है दोस्तों, जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली क्या है? हिंदी व्याकरणीय ढांचे में ढलकर, खड़ी बोली क्या है? हिंदी व्याकरणीय ढांचे में ढलकर परिनिष्ठित हिंदी के रूप में आज हमारे सामने है। अब बात किया जाए राष्ट्रभाषा, नंबर 3 दिया है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा को हम परिभाषित इस प्रकार से कह सकते हैं, किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक व्यवहार के भाषा के रूप में सामने आती है तो इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। या हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं, जब कोई भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण कर लेती है, व्यापकता, तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो भैया हिंदी भाषा जो हमारी है भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी भाषा का विकास किस रूप से हुआ है और हिंदी की कितने उपभाषाएं हैं, राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी क्या है, और इसमें कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं और या कहाँ पर बोली जाती हैं, ये सब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू दोस्तों।